गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक का एक पार्ट है। इसमें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर लिया गया है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर का सॉल्यूशन देख चुके हैं और सीक्वेंस बनाते हुए उसको एक जगह पे अपलोड किया हुआ है। इस पार्ट में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का भी हम लोग लगभग 6 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। मीन्स कंटिन्यू इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो 1 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चन तो हम लोग लगभग सॉल्व कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। मीन्स प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग लगभग 6 पार्ट बना चुके हैं, जो कि 1 से लेकर के 300 तक सॉल्व हो चुका है। ये 7th नंबर पार्ट होगा। इसमें हम लोग 300 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं या सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा सॉल्व करते हुए। तो इस पार्ट में हम लोग 301 क्वेश्चन नंबर 301 है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। 301 क्वेश्चन पे आते हैं। जो आज का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 301 है। 301 पे आते हैं हम लोग। 191 आया अभी। 301 पे सॉल्व करते हैं। इससे पिछले पार्ट में हम लोग 251 से 300 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस पार्ट में हम लोग 301 से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं मेरा 301 क्या कह रहा है। 301 मेरा कह रहा है an undrained triaxial compression test is carried out on a saturated clay है। सैंपल अंडर सेल प्रेशर दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द सैंपल फेल एट डेविएटेड स्टेज दिया हुआ 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोहेजन ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ क्ले। तो फेल किस पे वो फेल कर रहा है, वो कोहेजन पूछ रहा है कितना होगा। द कोहेजन ऑफ द गिवन सैंपल मीन्स सी का वैल्यू पूछ रहा है वो कितना होगा, क्योंकि क्ले है तो फाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। पुलिस क्ले है तो 0 हो जाएगा और सी का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ क्या क्या है, सेल प्रेशर दिया हुआ मीन्स सिग्मा 3 का वैल्यू दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेविएटेड स्ट्रेस दिया हुआ 200 मीन्स सिग्मा डी का वैल्यू दिया हुआ 200। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले सिग्मा 1 का, मेजर स्ट्रेस का वैल्यू निकाले सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है, सेल प्रेशर प्लस डेविएटेड प्रेशर, सेल स्ट्रेस डिवाइड बाई डेविएटेड स्ट्रेस, सेल प्रेशर प्लस डेविएटेड स्ट्रेस। तो 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से जो मेरा सिग्मा 1 का जो वैल्यू आ गया 300 आ गया, ये भी आ जाएगा किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। और सिग्मा 3 का जो वैल्यू दिया हुआ तो मेरा 100 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस पूछ क्या रहा, सी का वैल्यू पूछ रहा है मीन्स कोहेजन। तो कोहेजन निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। सिंपल फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड क्ले है तो 5 बराबर 0 हो जाएगा। 5 बराबर 0 होगा तो 5 बराबर 0 डालेंगे तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री होगा। यहाँ पे 0 डालेंगे तो 45 होगा। तो यहाँ से देखा सॉल्व करने के बाद तो जो सिग्मा 1 का जो वैल्यू आ रहा है वो सिग्मा 3 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2c इंटू 1। इसको और सॉल्व में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 3 प्लस 2c लिख सकते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा 3 प्लस 2c। सी का वैल्यू निकालना है। सिग्मा 1 मेरा कितना दिया हुआ है, अभी निकाले थे 100 प्लस 200 300 इज इक्वल टू सिग्मा 3 कितना दिया हुआ था 100 मीन्स सेल प्रेशर 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 2c। 100 इधर जाएगा तो 200 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो c बराबर कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज इसका आंसर आ गया 100। तो आंसर देख लेते हैं इसका 100 मेरा बी में। सिंपल फार्मूला यही इसमें याद रखना था। सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। 5 बराबर इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि ये पुलिस सैचुरेटेड क्ले है। इस तरह से इसका आंसर मेरा सी का वैल्यू 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेन्स इज मोस्ट
लाइकली टू फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन किस प्लेन को कहते हैं वो पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस को फेलियर प्लेन कहते हैं, नहीं मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस को फेलियर प्लेन नहीं कहते हैं। अगर इस तरह से इसका मोर सर्कल बनाया जाए तो ये जो प्लेन होता है जहाँ से ऑब्लिक एंगल जो है, एंगल ऑफ ऑब्लिक, जो ऑब्लिक्विटी एंगल बोलते हैं, इसको ऑब्लिक एंगल बोलते हैं, इस प्लेन को ही हम लोग फेलियर प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को हम लोग फेलियर प्लेन कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑब्लिक्विटी का उसको हम फेलियर प्लेन कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, नहीं मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस को हम लोग फेलियर प्लेन नहीं कहते। मैक्सिमम कैरिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को भी नहीं कहते हैं। प्लेन विद द मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फेलियर प्लेन। क्योंकि अभी हम लोग देखें जो फेलियर प्लेन जो होता है, फेलियर प्लेन जो होता है, फेलियर प्लेन अगर देखा जाए तो जो ये प्लेन जो होता है, जो मैक्सिमम एंगल जो मेजर यहाँ से कर रहा है दैट इज बीटा, इसको अगर मानते हैं तो बीटा जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी इसको बोलते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उस वैल्यू पे जो प्लेन बनता है उस प्लेन को हम लोग फेलियर प्लेन कहते हैं। तो इस तरह से इसका सी का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। रिटर्निंग बॉल रिटर्न्स C5 soil backfill tension cracks have occurred in the backfill. The total active earth pressure पूछ रहा है गिवन बाय गामा दिया हुआ, यूनिट वेट दिया हुआ, एच हाइट दिया हुआ, के कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर दिया हुआ, सी कोहेजन दिया हुआ। तो पूछ रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर में कितना लगेगा टोटल। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ ये हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कोहेजन का, प्लस में ये हो जाएगा, दैट इज डी इसका फॉर्मूला हो गया टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर इसी में अगर पैसिव पूछता तो पैसिव में अगर पूछता तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये प्लस हो जाता तो इसको हम पैसिव में कह सकते थे कि ये पैसिव होता अगर यहाँ पे प्लस रहता तो, लेकिन माइनस है तो इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होता है तो ये होगा एक्टिव के लिए, वो एक्टिव पूछ रहा था। तो इस तरह से डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल टाइप वुड वन एंटीसिप नेगेटिव पोर प्रेशर। नेगेटिव पोर प्रेशर किस सॉइल में जनरेट होगा वो पूछा। नॉर्मली में तो नहीं होगा, जब भी होगा तो डेंस में होगा, ओवर कॉन्सोलिडेटेड में होगा, और ये डेंस में होगा, डेंस होगा लेकिन नॉर्मली नहीं है। तो ये आधा सही है आधा गलत है। ओवर कॉन्सोलिडेटेड में होगा, बस लूज में नहीं होगा, लूज दिया हो लूज में नहीं होगा। तो डेंस होगा और ओवर कॉन्सोलिडेटेड होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव एंटीसेप्टिक नेगेटिव जो होगा इसमें रोकेगा तो वो डेंस होगा और ओवर कॉन्सोलिडेटेड होगा, दैट इज डेंस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। इन ए सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग ए डेंसिटी 22 किलोन्यूटन per meter cube, the coefficient of normal stress on a horizontal plane at 5 meter depth. तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इंटू जेड, गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो गामा सबमर्ज कितना हो जाएगा, सैचुरेटेड है तो गामा सबमर्ज कितना होता है, गामा सबमर्ज का जो वैल्यू होता है वो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सैचुरेटेड कितना देगा 22, गामा डब्ल्यू 10 एज्यूम कर लेते हैं, 9.8 होता है ऐसे, 9.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं 10 तो इसको आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू हो जाएगा गामा सबमर्ज इंटू जेड, गामा सबमर्ज कितना हो गया मेरा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, तो 60 हो गया इसका आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। fully saturated clay sample has placed in the consolidometer and subjected to a loading 200 kilonewton per meter square. After a period of time, it was found that average pore pressure is specimen बाज इतना। मीन्स कह रहा कि कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो जो प्रेशर था वो 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर था, बट कुछ टाइम बाद देखा जाए तो 70 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो परसेंटेज कंसोलिडेशन पूछ रहा है कितना हुआ। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 200 माइनस 70 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज इसका। 200 माइनस 70 डिवाइड बाई 70, तो इसको परसेंटेज निकालते हैं, 200 हो जाएगा 200 माइनस 70 इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65% कंसोलिडेशन हो गया, तो 65 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्जिन कर्व ग्राफ दिया हुआ है। ये वर्जिन कर्व सीसी को ही बोलते हैं, जिसमें सीसी निकलता है, कंप्रेशन कर्व। ये वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर ए पार्टिकुलर सॉइल इज शोन फिगर द कंप्रेशन इंडेक्स सीसी। सीसी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है,
सी सी इज इक्वल टू होता है डेल ई डिवाइड बाई लॉग सिग्मा टू डिवाइड बाई सिग्मा वन, ठीक है, लॉग सिग्मा टू डिवाइड बाई सिग्मा वन। तो अगर देखा जाए तो सी सी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ डेल ई कितना हो जाएगा 1.5 माइनस वन, 1.5 माइनस वन, नीचे हो जाएगा लॉग 10 डिवाइड बाई वन। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 दैट इज 0.5, 0.5 इसका आंसर आ गया सी सी का वैल्यू। तो 0.5 कहाँ है इसमें, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 2 मीटर बाद स्ट्रिप फुटिंग दिया हुआ है, रेस्ट ऑन द डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ 2 मीटर, इन ए क्ले डिपॉजिट, क्ले दिया हुआ है। सो बेयर द वाटर टेबल इज एट द ग्राउंड सरफेस पे वाटर टेबल है, सरफेस सी दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया हुआ है, गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द नेट अल्टीमेट लोड विच फुटिंग कैन बी कैरी, नेट अल्टीमेट पूछ रहा है। तो हम लोग स्ट्रिप फुटिंग में जानते हैं वाइट-टेट्रागी इक्वेशन क्या होता है। अगर अल्टीमेट देखा जाए तो अल्टीमेट स्ट्रिप फुटिंग में कितना होता है, सी एन सी प्लस गामा एन क्यू, गामा डी एफ या हाँ गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी एन गामा इंटू गामा। तो ये पूछ रहा है, लेकिन इसमें क्ले दिया हुआ है। तो क्ले केस में हम लोग जानते हैं, क्ले केस में फाई जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्ले केस में फाई जीरो होगा, जैसे ही फाई जीरो होता है एन गामा का वैल्यू मेरा जीरो हो जाता है और एन क्यू का वैल्यू 1 हो जाता है। तो एन गामा बराबर जीरो हो जाएगा और एन क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो क्यू, अगर इसमें क्यू अल्टीमेट, क्यू अगर अल्टीमेट का फॉर्मूला देखें, क्या न्यू अल्टीमेट, नेट अल्टीमेट देखें तो नेट अल्टीमेट बराबर क्या होता है, सी एन सी प्लस एन क्यू माइनस 1 इंटू गामा डी एफ। एन क्यू अगर देखा जाए क्ले केस में तो 1 होता है, तो एन क्यू का वैल्यू अगर 1 डालते हैं 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो क्यू एन मतलब नेट अल्टीमेट जो हो गया उसमें कितना हो गया, सी एन सी हो गया। किस केस में, क्ले के केस में, क्ले के केस में हो गया, क्योंकि एन क्यू जो होता है 1 होता है, एन क्यू जो होता है 1 होता है और एन गामा जो होता है वो 0 होता है क्ले के केस में। इसीलिए नेट अल्टीमेट जो वैल्यू हो गया सी एन सी हो गया। अब इसमें सी का वैल्यू और एन सी का वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट करके निकाल देते हैं। तो सी एन सी हो गया इसका, सी एन सी कितना हो जाएगा इसका, तो सी दिया हुआ और एन सी दिया हुआ है। तो सी मेरा कितना दिया हुआ है इसमें, सी 3 दिया हुआ है। एन सी अगर देखा जाए स्ट्रिप फुटिंग के लिए तो इसमें अगर तो टेट्रागी इक्वेशन में देखा जाए तो 5.7 होता है एन सी का वैल्यू और सी दिया हुआ है। तो क्यू नेट अल्टीमेट कितना हो जाएगा 3 इंटू 5.7, 3 इंटू 5.7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 5 या 15 तो 17 18 के आसपास आ रहा, दैट इज इसका करेक्ट हो गया। कुछ नहीं, इसमें से फॉर्मूला यही था, क्यू नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी। सी दिया हुआ एन सी के वाले टेट्रागी इक्वेशन में कितना था 5.7 होता है, सी दिया हुआ था 3। यहाँ से सॉल्व किया तो 18 के आसपास आ रहा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमैक्स चार्ट। न्यूमैक्स इन्फ्लुएंस चार्ट से स्ट्रेस निकाला जाता है किसका, जो इरेगुलर एरिया जो है, इरेगुलर शेप एरिया जो है उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज किया जाता है न्यूमैक्स चार्ट का, ठीक है, इरेगुलर एरिया के लिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, न्यूमैक्स चार्ट पूछ रहा है इन्फ्लुएंस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 10 कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड 10 रेडियल लाइन, देन इन्फ्लुएंस फैक्टर बराबर क्या होता है, इन्फ्लुएंस फैक्टर बराबर होता है 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड नंबर ऑफ रेडियल लाइन। तो 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। इन्फ्लुएंस फैक्टर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल इंटू नंबर ऑफ रेडियल लाइन। तो दोनों 10 दिया हुआ, तो 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 0.01 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, फ्रिक्शन पाइल, बैटर पाइल, टेंशन पाइल, कॉम्पैक्शन पाइल। बैटर पाइल जो होता है इंक्लाइन पाइल होता है, हम लोग जानते हैं ये इंक्लाइन पाइल होता है, जब भी इंक्लाइन होगा तो ये लेटरल लोड वेयर करेगा। तो लेटरल लोड के लिए हम लोग मिला सकते हैं, लेटरल लोड के लिए 3 हो गया, दैट इज लेटरल लोड के लिए बैटर पाइल। फ्रिक्शन पाइल स्टिफ क्लियर के लिए होता है, दैट इज फ्रिक्शन पाइल के लिए स्टिफ हो गया। टेंशन कहाँ डेवलप होगा, टेंशन के लिए अपलिफ्ट लोड, टेंशन जो हो गया अपलिफ्ट के लिए हो, दैट इज 4। कॉम्पैक्शन कहाँ होगा, लूज में, लूज ग्रेनुलर सोल है उसमें कॉम्पैक्शन हो जाएगा,
दैट इज 2, तो 1342 देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, 1342 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एज पर इंडियन कोड प्रैक्टिस द फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछ रहा है ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी विद इन द रेंज ऑफ, शुड नॉट बी रेंज कौन सा रेंज में नहीं होना चाहिए, तो इसका रेंज नहीं होना चाहिए 0.5 टू 1.5 तक के नहीं होना चाहिए, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर दिया हुआ इंडिकेट द वेट ऑफ द डिफरेंट पिक्नोमीटर का वेट दिया हुआ अलग अलग कंडीशन में, तो पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा इसमें, और W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 दैट इज ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए सॉइल सैंपल हैज श्रिंकेज लिमिट 10% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, देन पोरोसिटी पूछ रहा है। पोरोसिटी बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, क्योंकि पोरोसिटी का डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो वाटर कंटेंट और श्रिंकेज लिमिट से रिलेट करे, लेकिन वॉइड रेशियो का होता है, इसलिए वॉइड रेशियो के फॉर्म में हम पोरोसिटी को निकालते हैं। तो पहले हमको वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा, तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है, वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। तब हम लोग एक और फार्मूला क्या जानते हैं, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है ई एस डिवाइड बाई इंटू डब्ल्यू जी, स्टैंडर्ड फार्मूला है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई क्या हो गया वॉइड रेशियो, एस क्या हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू हो गया वाटर कंटेंट और जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्या दे रहा है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है 10%, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ए सॉइल सैंपल है श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मेरा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ सॉइल सॉलिड में 2.7, द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट, पोरोसिटी पूछ रहा कितना होगा, तो ई बराबर हो जाएगा मेरा 10% मीन 0.1 इंटू 2.7 दैट इज 0.27। ई का वैल्यू आ गया 0.27, तो यहाँ से ई पोरोसिटी निकाल लेंगे। पोरोसिटी बराबर क्या होता है, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई का कितना आ गया 0.27 डिवाइड बाई 1.27। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 21.2%, 21.2% दैट इज ये। इसमें करना कुछ नहीं था, पहला पोरोसिटी का फॉर्मूला है ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, इससे निकाल लेंगे, और ई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है श्रिंकेज लिमिट पे, तो श्रिंकेज लिमिट का वैल्यू डाल देंगे, डब्ल्यू का वैल्यू वाटर कंटेंट का, जी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से ई निकाल लेंगे, ई निकालने के बाद हम लोग एन निकाल देंगे पोरोसिटी का वैल्यू, तो पोरोसिटी में आ गया 21.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। ए सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड एंड वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5, देन इट्स सीपेज वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी। ठीक है, वॉइड सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइड बाई पोरोसिटी नहीं दिया हुआ बट वॉइड रेशियो दिया हुआ है, तो पोरोसिटी निकालना पड़ेगा। पोरोसिटी बराबर क्या होता है, अभी हम लोग देख लेते हैं। पोरोसिटी बराबर होता है वॉइड रेशियो डिवाइड बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5 बोले तो 1/3, तो मेरा जो एन का जो वैल्यू आ गया 1/3, और वी डी दिया हुआ डिस्चार्ज वेलोसिटी मेरा 6 × 10⁻⁻7, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सीपेज वेलोसिटी जो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1/3 मीन्स 3 टाइम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 18, तो हो जाएगा 6 × 3 × 10⁻⁷ दैट इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ड्यूरिंग ए परमेबिलिटी टेस्ट ऑन ए सॉइल सैंपल विथ फॉलोइंग हेड पैरामीटर इक्वल टाइम इंटरवल आर नोटेड फॉर ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम H1 टू H2, फर्स्ट केस में है H1 टू H2 ड्रॉप किया और अगेन H2 टू H3 जो किया, तो हम लोग जानते हैं जो हेड होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स H1 डिवाइड बाई H2 इज बराबर हो जाएगा H2 डिवाइड बाई H3 से, तो दोनों में रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो क्या हो रहा है H2 का स्क्वायर डिवाइड बाई H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3। अभी हम लोग देखें तो दोनों बराबर होगा, तो H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू H2 डिवाइड बाई H3। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, H2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3। तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में है, H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 इंटू H3 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
For conducting a standard protractor compacting test, the weight of hammer P, falling hammer Q, the number of blow per layer and the number of layers S. स्टैंडर्ड प्रोट्रैक्टर टेस्ट में पूछ रहा है कि हैमर का वेट कितना होता है, नंबर ऑफ ब्लो कितना होता है, लेयर कितना होता है। तो हम लोग लेयर जानते हैं कि 3 होता है स्टैंडर्ड में जो वेट होता है वो 2.6 होता है स्टैंडर्ड का। वही मॉडर्न पूछता तो 4.89 हो जाता। स्टैंडर्ड का पूछ रहा है तो 2.6 हो गया वेट। और वेट ऑफ हैमर फॉलिंग हाइट कितना होता तो 310 mm। नंबर ऑफ ब्लो कितना होता 25, लेयर होता है 3, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यही अगर मॉडिफाइड का पूछता तो मॉडिफाइड में मेरा ये हो जाता बी। ये होता मॉडिफाइड के लिए, उसमें भी 25 नंबर ऑफ ब्लो होता है, 3 लेयर होता है, बट उसका जो वेट है उससे लगभग दोगुना हो जाता है, मीन्स 4.89 के आसपास हो जाता है। और जो फॉलिंग हाइट है वो भी इससे 1.5 गुना हो जाता है, मीन्स 450 mm के आसपास होता है, मीन्स 12 इंच और 18 इंच। अगर इंच में देखा जाए तो 12 इंच होता है स्टैंडर्ड के लिए, और इसी को अगर मॉडिफाइड के लिए देखा जाए तो मॉडिफाइड में 18 इंच फॉलिंग हो जाता है, फॉलिंग हाइट। और वेट जो होता है इसमें हो जाता है, इसमें 450 के आसपास हो जाता है, इसमें 4.89 का, इसमें 2.69 के आसपास हो जाता है वेट केजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो नेट इन ड्रा टू अपटाइन। फ्लो नेट किसको अपटाइन करने के लिए किया जाता है? तो फ्लो नेट का जो अपटाइन होता है हम लोग जानते हैं, इसमें परमिएबिलिटी को अपटाइन नहीं किया जाता फ्लो नेट के द्वारा। तो परमिएबिलिटी नहीं होगा, इसमें परमिएबिलिटी है, इसमें भी देखा जाता है परमिएबिलिटी दिया हुआ तो नहीं होगा। एग्जिट ग्रेडियंट, सीपेज, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा। एग्जिट ग्रेडियंट निकालते हैं, एप्लीट प्रेशर निकालते हैं, सीपेज क्वांटिटी निकालते हैं, इस तरह से सी हो जाएगा। सिंपल यही याद रखना ट्रिक कि फ्लो नेट जहाँ पे आवे तो इसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज फॉर परमिएबिलिटी। फ्लो नेट नॉट यूज्ड फॉर परमिएबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस तरह से इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैबोरेटरी व्हेन शियर टेस्ट apparatus is used to determine the shear strength of the clay sample of only one end पूछ रहा है। the when takes the in sharing the soil, if T applied torque, H height दिया हुआ, T torque दिया हुआ, D diameter दिया हुआ, तो पूछ रहा है फॉर्मूला इसमें क्या होगा shear stress का। हम लोग अभी देखें इसमें क्या है, ओनली वन साइड, तो वन साइड में जब भी रहता है तो dy12, ये याद रखना है, एक साइड के लिए dy12 होता है, वन साइड के लिए। यही डबल साइड 2 साइड के लिए करता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो वन साइड में dy12, वन साइड के लिए dy12, तो वन साइड के लिए dy12, ये फॉर्मूला हो जाएगा T डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर H/2 प्लस में dy12, दैट इज बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए रिटर्निंग वाल रिटर्न द सैंड स्ट्रेटा विथ फाई 30 डिग्री अप टू इट्स टॉप। इफ यूनिफॉर्म सर्चार्ज ऑफ 12 ton per meter square is subsequently put on the sand strata, then the increase in lateral earth pressure intensity, lateral earth pressure कितना इंक्रीज करेगा? तो lateral earth pressure कितना इंक्रीज करेगा हम लोग जानते हैं, K इंटू क्यू होता है। जो सरचार्ज की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो K इंटू क्यू होता है। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K एक्टिव अर्थ प्रेशर है, क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो K का वैल्यू अगर 30% पे निकाला जाए तो K का जो वैल्यू होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, 1 माइनस साइन फाइव, फाइव बराबर 30 डिग्री के लिए K का वैल्यू जो होता है 1/3 होता है। तो इसको निकाल ले 1/3, क्यू दिया हुआ है मेरा 12, तो हो गया 4। सिंपल इसमें यही निकालना, K इंटू क्यू आएगा लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरली जो आएगा सरचार्ज के वजह से वो K इंटू क्यू। K का वैल्यू मेरा 1/3 है, क्यू दिया हुआ है 12, तो टोटल आ गया 4, तो 4 टन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज सी लेटरल अर्थ प्रेशर डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग एजम्पशंस फॉर द स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो दिया हुआ है उसमें से कौन सही है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब फ्रिक्शन इज फुल्ली मोबिलाइज्ड, तो फ्रिक्शन होता है फुल्ली मोबिलाइज्ड होता है, ये सही है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालाइज एडोप्टेड, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो एनालाइज किया जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज एडोप्टेड, इफेक्टिव एनालिसिस जो है वो एडोप्ट नहीं किया जाता। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस इज यूज्ड, हाँ इसमें जो होता है वो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूज होता है, मीन्स टोटल स्ट्रेस यूज होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करता है रिजल्टेंट, नहीं सेंटर ऑफ सर्किल से पास नहीं करता, ये टेंजेंशियली पास करता है। जो सेंटर ऑफ सर्किल इससे टेंजेंशियली पास करता है, तो ये भी सेंटर ऑफ सर्किल से पास नहीं करता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर नहीं करता, ये दोनों गलत हो गया, मीन्स एक सही है
फुल्ली मूवेबल रहता है फ्रिक्शन, टोटल स्ट्रेस कंसीडर किया जाता है, और रिजल्टेंट इज टेंजेंशियल टू फ्रिक्शन सर्कल। देखो रिजल्टेंट जो है टेंजेंशियल होता है फ्रिक्शन सर्कल से। तो 1 3 5, 1 3 5 ऑप्शन देख लेते हैं, 1 3 5 दैट इज बीम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। इफ द सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ गिवन सॉइल इज 2.1 टन पर मीटर स्क्वायर, देन द टोटल स्ट्रेस पूछ रहा है एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। सैचुरेटेड दिया हुआ है तो टोटल स्ट्रेस जो हो जाएगा गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। ठीक है, डेप्थ दिया हुआ है 4 मीटर पे, तो 2.1 इंटू 4 बोले तो 4 दूनी 8, 8.4 ऑप्शन देख लेते। टोटल मेरा 8.4 इसी में, दैट इज डी। यही अगर इफेक्टिव होता था, इफेक्टिव क्या होता है गामा सबमर्ज इंटू जेड। तो गामा सबमर्ज करेंगे तो गामा सबमर्ज क्या होता है गामा सैचुरेटेड। अगर इफेक्टिव निकाला जाए, इफेक्टिव बराबर क्या होता है गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। गामा सैचुरेटेड बराबर क्या होता है, अगर गामा सबमर्ज का जो वैल्यू निकाला जाए तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो इसका वैल्यू अगर हम दिया हुआ 2.1 और गामा डब्ल्यू का 10 मान लेते हैं तो 2.1 माइनस 10 इज इक्वल टू 1.1, और जेड दिया हुआ है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 4 दैट इज 4.4, दैट इज सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द वाइड रेशियो प्रेशर डायग्राम गिवन है। ठीक है, वाइड रेशियो और प्रेशर डायग्राम दिए हुए तो पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं डेल ए से। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को ए बी से इंडिकेट करते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बराबर डेल ई डिवाइड बाई डेल सिग्मा, चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो कितना होगा 0.7 टू 0.6 कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई वॉइड रेशियो कितना, प्रेशर कितना चेंज हुआ 17.5 टू 17 बोले तो 0.5। इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 0.2 ऑप्शन में है, दैट इज सी। तो इसका सी सिंपल फार्मूला यही था कंप्रेसिबिलिटी का, ए वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाई चेंज इन स्ट्रेस, इसी से निकाल देना, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होता है वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल स्ट्रेटा सपोर्टिंग फुटिंग ऑफ साइज। फुटिंग का साइज दिया हुआ 3 मीटर इंटू 3 मीटर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल लोकेटेड एट द डेप्थ। अगर ग्राउंड वाटर टेबल का जो है वो अगर फुटिंग का जो विड्थ से नीचे आता है, अगर फुटिंग का जो विड्थ है, अगर देखा जाए ये मेरा फुटिंग है, अगर इसका विड्थ बी है, ठीक है, अगर विड्थ बी है तो बी से अगर नीचे, ये भी अगर डेप्थ बी है तो बी से अगर नीचे वाटर लेवल रहता है तो फुटिंग पे या फाउंडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता वाटर टेबल। तो बी से अगर नीचे है, जिसका जितना इसका विड्थ है उससे अगर नीचे है तो वाटर लेवल फाउंडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि नॉट अफेक्टेड कब करेगा, जब इसका जो फुटिंग का विड्थ है उससे नीचे रहे, तो बिलो, तो 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, तो 3 मीटर बिलो द फुटिंग। अभी हम लोग देखें कि जो फुटिंग का जो विड्थ है इससे अगर नीचे, ये भी अगर बी है तो इससे अगर नीचे वाटर टेबल रहता है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता, इससे नीचे रहता है, तो दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है इसमें क्या, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है डेवलप व्हेन द पाइल इज ड्राइवन थ्रू द रिसेंटली डिपॉजिट क्ले लेयर। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है कब डेवलप करता है, जब सॉइल जो है सेटल कर जाए। डेवलप व्हेन द पाइल इज ड्राइवन थ्रू द रिसेंटली डिपॉजिट क्ले लेयर। ठीक है, डेवलप व्हेन द पाइल इज ड्राइवन थ्रू द लेयर ऑफ डेंस सैंड। डेंस सैंड में नहीं जब होता है तो लूज सैंड में होता है। ये याद रखना है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जब भी डेवलप करता है तो लूज सैंड में डेवलप करता है। तो जैसे ही डेंस आ गया तो ये गलत हो गया, जब भी होगा तो ये लूज सैंड में होगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है डेवलप करता है लूज सैंड में। तो इस तरह से ये गलत हो गया, एक सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज डेवलप ड्यू टू सडन ड्रा डाउन ऑफ द वाटर टेबल। हाँ, वाटर टेबल अगर सडन ड्रा डाउन कर दिया जाए, ड्रा डाउन हो जाए तो भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप करता है। मीन्स ये भी सही है और 2 गलत है, तो 1 और 3 मेरा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं 1 और 3 सही मेरा डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, द कॉन्सेंट्रेटेड लोड 50 टन was vertically at the point on the soil surface. If the Wasnick's equation is applied for the computation of a stress, then the ratio of vertical stress at the depth of 3 meter and 5 meter respectively vertically below the point of application of load will be।
पूछ रहा है स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है, अगर 3 मीटर डेप्थ पे और 5 मीटर डेप्थ पे निकाला जाए तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा ट्रिक्स क्या रहता है वॉस्निक्स थ्योरम में, कि जो स्ट्रेस होता है वो क्यू प्रोपोर्शनल किससे होता है, क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। मीन्स इसको कह सकते हैं कि जो अगर वॉस्निक्स थ्योरम का देखा जाए जेड, तो के बी 1/जेड स्क्वायर, ठीक है। डेप्थ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पूछ रहा है 3 मीटर और 5 मीटर का रेशियो, तो कितना हो जाएगा इसमें, तो 1/3 का अगर सिग्मा 1 सिग्मा और 2 का रेशियो निकाला जाए तो 1/3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, ऊपर में 25 हो जाएगा। 1/25 मीन्स इसको सिंपल अगर और देखा जाए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 25 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 9, तो 25 डिवाइड बाई 9 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आ रहा है 2.7, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप का इफिशियंसी किस में डिफाइन कर रहा है वो पूछ रहा है। पाइल ग्रुप का इफिशियंसी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं, लोड कैरिंग बाय लार्जेस्ट पाइल इन द ग्रुप, तो लोड कैरिंग बाय स्मॉलेस्ट पाइल नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं, मैक्सिमम लोड कैरिंग बाय द पाइल, मिनिमम लोड नहीं, एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड जो होता है वो लोड कैरिंग बाय सिंगल पाइल, दैट इज डी, इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, नो टेंशन should develop at the base of the rectangular bell foundation or at any horizontal section within the wall. For no tension at the base, the resultant of PA एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है, मस्ट बी कहाँ पे रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर पर है, कोई टेंशन नहीं हो, इस पर नो टेंशन के लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होना चाहिए, कहाँ पे एक्ट करना चाहिए रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसके वजह से जो रेक्टेंगुलर है उसमें बेस पे, तो उसमें कोई टेंशन डेवलप नहीं हो, तो 1/3 होता है, थर्ड ऑफ बेड्स, B/3 पे जो होगा तो वो नहीं करेगा, कोई टेंशन डेवलप नहीं करता, दैट इज बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3 to 8, तो मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में देखते हैं, मैचिंग हम लोग शुरुआत वहाँ से करते हैं जो सबसे आसान हो। सबसे फर्स्ट इसमें आसान देखते हैं कौन सा है, तो एक सिंपल टॉपिक देखते हैं, स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन जो होता है वो साइक्लिक पाइल लोड से रिलेटेड होता है, तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट का होता है स्किन फ्रिक्शन, तो सी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, इसे मिलाने का कोई मैच कर रहा है, सी का 1, सी का अगर 1 हो जाता है तो बी का 4 हो जाएगा, तो अब बचा ए और डी। इस तरह से बनाने से शॉर्टकट जल्दी बनता है। अब इलास्टिक कांस्टेंट के लिए कौन सा हम लोग जानते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट का जो होता है उसको मेजर करते हैं किससे, इलास्टिक कांस्टेंट के लिए हम लोग जानते हैं प्रेशर मीटर टेस्ट, इलास्टिक कांस्टेंट के लिए हम लोग जानते हैं प्रेशर मीटर टेस्ट। तो बी का हम लोग देख लिए 4 था, इसका 2 आ गया, और स्किन फ्रिक्शन के लिए स्किन पाइल लोड टेस्ट था 1 आ गया, तो हो गया, तो ए बच गया, तो ए का 3 हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन किस में है, 3 4 1 2 दैट इज डी में है। इस तरह से इसका डी हो गया। सिंपल ट्रिक्स यही होता है मैचिंग में कि स्टार्ट वहाँ से करते हैं जो हमको सबसे आसान लगे, जो आसान मैचिंग है वहीं से शुरुआत करके मैच करने की कोशिश करते हैं, आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, ए सॉइल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.6, वाइड रेशियो दिया हुआ है 0.78, द वाटर कंटेंट इज परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सेचुरेटेड मीन्स सेचुरेशन जो दिया हुआ है 100% सेचुरेशन दिया हुआ है, सॉइल दैट वाइड रेशियो वुड बी, तो वाइड रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा, सेचुरेटेड सॉइल इज एट दैट वाइड रेशियो वुड बी, पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। वाटर कंटेंट पूछ रहा है, वाटर कंटेंट पूछ रहा है कितना पे, इस वाइड रेशियो पे, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है और एस का वैल्यू फुल्ली सेचुरेटेड मीन्स 100% है, सेचुरेशन जो है 100% है, तो वाटर कंटेंट का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, डब्ल्यू निकालना है, ई दिया हुआ मेरा 0.78, डब्ल्यू निकालना है, जी दिया हुआ 2.68, ठीक है। इसको डिराइव करते हैं तो डब्ल्यू का जो वैल्यू मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वाइड रेशियो डिवाइड बाई 0.78 डिवाइडेड बाई 2.60 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 30%, 24 दिया 78 बोले तो 30%, दैट इज बी। कुछ नहीं, इसमें बस एक फार्मूला था वही याद रखना, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी फार्मूला पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा,
ए वेड ऑफ सैंड कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजेंटल, सैंड का लेयर है, 3 हॉरिजेंटल लेयर है, इक्वल थिकनेस, थिकनेस जो है इक्वल है। द वैल्यू ऑफ डार्सी के मीन्स परमेबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है अपर लेयर और लोअर लेयर का 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दैट ऑफ द मिडिल लेयर इज 1 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द वेड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है, ये मेरा लेयर है दिया हुआ, मान लिया जाए 3 लेयर का दिया हुआ, तो फर्स्ट अगर परमेबिलिटी इधर से निकाला जाए मीन्स पैरेलल कंडीशन होता है तो इसको पैरेलल बोलते हैं, और जब वाटर फ्लो अगर इधर से हो, इस डायरेक्शन से अगर वाटर का फ्लो हो तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ये पैरेलल डायरेक्शन होता है। और हम लोग पहले भी देखे थे जब के पैरेलल जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है, के पैरेलल होता है हमेशा ग्रेटर होता है किससे, के परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसको कहते हैं जो लेयर के परपेंडिकुलरली फ्लो हो, और पैरेलल डायरेक्शन उसको कहते हैं पैरेलल फ्लो डायरेक्शन, इसमें जो लेयर का जो है उसके पैरेलल में फ्लो करे वाटर। तो इस तरह से हम लोग समझे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं के पैरेलल में। के पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला, तो के पैरेलल का हम लोग फार्मूला जानते हैं इक्विवेलेंट का। के इक्विवेलेंट का हम लोग निकालें, के इक्विवेलेंट पैरेलल केस, तो के इंटू एच, टोटल एच हो जाएगा इज इक्वल टू K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसका होता है, तो इससे निकाल रहे हैं। और जो परपेंडिकुलर जो होता है के परपेंडिकुलर में अगर निकालते हैं तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, H डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाई K1 प्लस H2 डिवाइड बाई K2 प्लस H3 डिवाइड बाई K3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि के इक्विवेलेंट अगर निकालना जाए परपेंडिकुलर केस में तो इस तरह से होता है। ये फार्मूला से अगर हम निकाल लेते हैं, H1 समय बराबर है तो ये 3H हो जाएगा डिवाइड बाई K1 प्लस H K2 प्लस H K3। ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1/70 आ रहा है मेरा। के इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया 1/70 आ गया, ठीक है। और पैरेलल केस में निकाल रहे हैं, के पैरेलल केस में निकाल रहे हैं तो जिसका वैल्यू आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 3, और के परपेंडिकुलर कितना आ गया था मेरा 1/70। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो निकालने के बाद मेरा कितना रहा है 2.8 आ रहा है, मीन्स के पैरेलल डिवाइड बाई के परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2.8। तो 2.8 किस में दिया हुआ 2.821, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है क्या कर रहा है, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट दिया हुआ है सॉइल का 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ 35%, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ 20% एंड इट्स नेचुरल वाटर मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ 50%। द लिक्विडिटी इंडेक्स हम लोग शॉर्टकट फार्मूलाज में क्या जानते हैं, याद रखना LN, ये ट्रिक्स है जिसको याद रखना LN। तो लिक्विडिटी पूछ रहा है तो लिक्विडिटी में क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, लिक्विडिटी IL हो गया तो L हो गया तो N होगा WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। ये फार्मूला होता है इसका WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। WN क्या है, वाटर कंटेंट एट नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, नेचुरल स्टेट पर जो होता है वाटर कंटेंट उसका वैल्यू होता है WP हो गया प्लास्टिक लिमिट एंड IP हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं तो WN का वैल्यू कितना हो गया मेरा 50% माइनस WP मेरा हो गया 35%, IP का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 35, तो 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा तो 25। तो इसको सॉल्व किए तो आगे मेरा 15/25, तो ऑप्शन देख लेते हैं 15/25, 25 छक्का 15/25 इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा कितना रहा 25 छक 0.06, 15 जो मेरा जो वैल्यू आ गया लिक्विडिटी इंडेक्स का और 15/25 आ गया। इसको सॉल्व किए तो मेरा 0.6 दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल इसमें यही फार्मूला याद रखना था। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फार्मूला होता है WN माइनस WP डिवाइड बाई IP, और IP हम लोग जानते हैं क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इस तरह से को सॉल्व किए तो मेरा C आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, सिप फुट रोलर जो होता है हमेशा जो होता है वो कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। सिप फुट रोलर तो कोहेसिव सॉइल में कॉम्पैक्शन में यूज होता है। ग्रेनुलर सॉइल में कौन सा यूज होता है तो वाइब्रेटरी यूज होता है, वाइब्रेटरी रोलर जो यूज़ होता है वो ग्रेनुलर सॉइल या सैंडी सॉइल में यूज कर सकते हैं। जो सैंडी सॉइल या सैंडी सॉइल में जो यूज होता है वाइब्रेटरी रोलर यूज होता है या वाइब्रेशन कर सकते हैं, और सिप फुट रोलर में यूज होता है वो कोहेसिव सॉइल में यूज होता है। दैट इज भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है,
ए डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड हैज द पोरोसिटी एन, पोरोसिटी दिया हुआ एन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ जी, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ द डिपॉजिट टू डेवलप बॉइलिंग कंडीशन ऑफ द सैंड इज गिवन बाय। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहा है डेवलप बॉइलिंग कंडीशन में, तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब कंडीशन का केस है। क्यूब कंडीशन में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है क्यूब कंडीशन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, ठीक है। लेकिन ये ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एन दिया हुआ, दैट इज पोरोसिटी। ई को हम पोरोसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ई बराबर होता है क्या, पोरोसिटी के फॉर्म में एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन, एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन, ये वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी का टर्म में। तो एन का वैल्यू, ई का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो जब आई का वैल्यू आ रहा है मेरा G-1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस एन, इसको यहाँ से कट गया, 1 बच गया, तो बच गया यहाँ से क्या, आई इज इक्वल टू हो गया G-1 इंटू 1 माइनस एन, तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, ट्रिक्स यही था कि बॉइलिंग कंडीशन या क्यूब कंडीशन में जो आई का वैल्यू होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वो G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो इसको अगर ई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो ई को एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ई इज इक्वल टू होता है एन, पोरोसिटी हो गया 1 माइनस एन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द सिस्टमेटिक फ्लो नेट दिया हुआ है, सो इन द फिगर हाइड्रोलिक पोटेंशियल पॉइंट एट ए, एक फ्लो नेट दिया हुआ है तो पोटेंशियल पॉइंट हाइड्रोलिक पोटेंशियल में पूछ रहा है ए पॉइंट पे कितना होगा, तो इसको देखते हैं हम। तो टोटल देख रहे हैं, टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है, टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे है, टोटल मेरा कितना हो गया 18 मीटर, और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया टोटल वो 9 हो गया, ठीक है। और टोटल ड्रॉप जो हो गया 18 हो गया। तो एक ड्रॉप में जो एक नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप 9 है, तो 9 ड्रॉप में 18 मीटर टोटल ड्रॉप हो रहा है, तो एक ड्रॉप में, एक पोटेंशियल ड्रॉप में कितना मीटर, एक ड्रॉप में कितना होगा, तो एक ड्रॉप में निकालने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक जो हेड लॉस होगा वो कितना होगा, तो 18 डिवाइड बाई 9, इस 9 में 18 हो रहा है, टोटल ये 9 है, तो 9 में 18 हो रहा है, तो एक में कितना होगा, तो 18 बाई 9 बोले तो 2 मीटर, एक में 2 मीटर हो रहा है। अब पूछ कितना पे रहा है, तो ए पे पूछ रहा है, ए पे आने में देखते हैं तो कितना है, ए का 1 2 3, ए तक आने में 3 गो लॉस हुआ, तो टोटल 18 माइनस 3 इंटू 2, 18 माइनस 3 इंटू 2, तो यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 18 माइनस 6 इंटू 12, इट इज़ 12 मीटर टोटल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू गिव इन स्केच, रिलेशन दिया हुआ एयर वाटर सॉइल वॉल्यूम फॉर्म दिया हुआ है, इधर वेट फॉर्म में दिया हुआ, पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन में देख रहे हैं कि 3 इसमें करेक्ट है, 3 को इसमें जो है सही दिया हुआ, बस एक गलत है। तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट तरीका क्या है बनाने का कि हम लोग इसको जो गलत है उसको चूज करने का कोशिश करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है, सॉइल ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाट इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाट कितना हो जाएगा, वाट में एयर और वाटर दोनों हो जाएगा, 3 और 2 5 0.5 हो जाएगा। तो 5 शक्ति बोले तो 60%, ये हो जाएगा 60%, मीन्स एक सही है। तो वाट रेशियो अब चेक करते हैं, वाट रेशियो बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाट कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाट अगर देखा जाए तो 0.3 और 0.2 तो 0.5 हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 0.5, तो बोले तो 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो वाट रेशियो मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वाट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को सॉल्व किए तो 0.5 इंटू 0.5 तो 1 आ गया, इंटू 100 करेंगे तो 100% आएगा वाट रेशियो। लेकिन यहाँ 40% दिया हुआ, मीन्स एक 2 गलत है, हमको गलत ही निकालना था इसमें, तो 2 गलत है, तो बाकी 1 3 4 सही होगा। 1 3 4 यहाँ से देख सकते हैं किस में दिया हुआ, 1 3 4 मेरा बी में दिया हुआ, इस तरह से बी गलत है, क्योंकि ई का वैल्यू मेरा 100% आ रहा था, तो इसमें 40% दिया हुआ, तो ये गलत है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी ट्रैक्सियल टेस्ट पैरामीटर्स शुड वन स्पेसिफाइड टू बी कैरिड आउट इन द कनेक्शन विद द इनिशियल स्टेबिलिटी ऑफ फुटिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले पे पूछ रहा है। तो सैचुरेटेड क्ले पे जो होता है उसमें कौन सा होता है, तो सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है मेरा अनड्रेन्ड CU टेस्ट, जो अनड्रेन्ड हो गया मैं CU टेस्ट जो C5 सॉइल में UU टेस्ट जो होता है वो 100 होता है, वो सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है।
तो इस तरह से कर सकते हैं। यूयू टेस्ट हो गया। सैचुरेटेड सॉइल में हमेशा याद रखना कि यूयू टेस्ट अनकॉन्सोलिडेटेड और अनड्रेन टेस्ट, अनकॉन्सोलिडेटेड एंड अनड्रेन टेस्ट। द अनड्रेन टेस्ट यहाँ पे मेरा है, दैट इज यूयू टेस्ट में 2 इसका आंसर हो गया एक बार, तो सिर्फ 2 होगा इसका, तो L/2 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फेलियर इन्वेलप फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड, से नॉर्मली है कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले सैंपल टेस्टेड इन ट्राएक्सियल टेस्ट अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। ड्रेन्ड कंडीशन में है, जब भी ड्रेन्ड कंडीशन आएगा तो सी बराबर मेरा 0 हो जाएगा। ड्रेन्ड कंडीशन में जो सी होता है 0 होता है। सी क्या है, कोहेजन है। सी जो होता है वो 0 होता है ड्रेन्ड कंडीशन में। तो सी 0 देख लेते हैं इसमें ग्राफ में कौन में दिया हुआ, तो सी 0 सिर्फ एक में दिया हुआ लगता है। अच्छा, इसमें भी देखो सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इसमें भी सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें भी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो सी का वैल्यू 0 मेरा है फर्स्ट, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्रेन्ड कंडीशन जैसे बोला सी बराबर मेरा 0 याद रखना है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर से मैचिंग का, तो मैचिंग में अभी हम लोग ट्रिक्स जानते थे क्या होता है। मैचिंग में जो हमको सबसे आसान है वहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं आसान किस में लग रहा है। ये जो होता है अनकन्फाइंड टेस्ट जो होता है सिर्फ क्ले के लिए होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो इसका जो मोड सर्किल डायग्राम होता है वो ओरिजिन से पास होता है, इस तरह से रहता है। तो ट्रिक्स यही है। तो डी का जो मेरा ऑप्शन दिख रहा है 4, तो डी का 4 कन्फर्म कर, डी का 4 होगा। तो डी का 4 अगर देखा जाए तो पहला छट गया मेरा और सी छट गया, ए और सी छट गया, तो बच गया बी और डी। तो अब ए का देखते हैं और ए और डी का ऑप्शन देखते हैं। ए और बी और डी में कोई एक सही होगा। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। अगर देखा जाए कंसोलिडेटेड अनसैचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले है। तो सैचुरेटेड क्ले में हम लोग जानते हैं क्या होता है। सैचुरेटेड क्ले के लिए अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड क्ले के लिए अगर ये कंसोलिडेटेड है, CU टेस्ट है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में CU टेस्ट है, तो CU टेस्ट के लिए जो होता है वो 5 जो होता है वो 0 होता है, दैट इज 2 हो जाएगा इसका। तो बी का मेरा 2 हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ से मेरा कोई मैच कर रहा है 2 और 4, 2 और 4, अच्छा 2 तो इसमें है और 4 इसी में है, इसी ए। तो ए और सी के लिए जब कंसोलिडेटेड के लिए ये हो गया, दूसरा फिर देखते हैं अनकंसोलिडेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अनड्रेन टेस्ट है और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड के अनड्रेन टेस्ट था यहाँ पे। अनड्रेन टेस्ट के लिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ए का मेरा इसमें भी 5 0 है, इसमें भी 5 0 में सैचुरेटेड के लिए में 5 0 हो जाएगा। तो बी का मेरा 2 हो गया, तो ए का जो होगा वो 1 होगा। तो 1 2 यहाँ से देख सकते हैं ए का 1 किस में दिया हुआ है और डी का 4, ए का 1 डी का 4 यहाँ से देख सकते हैं मेरा बी हो गया। ट्रिक्स यही था। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई किए इसमें जो अनकन्फाइंड टेस्ट था उसका जो मोड सर्किल होता है ओरिजिन से पास करता है इस तरह से। इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लिए और इसका जो आंसर हो गया वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। A soil fell under a triaxial vertical stress of 100 kN per meter square in unconfined compression test. The failure plane makes an angle of 50 डिग्री। फेलियर प्लेन का जो एंगल है 50 डिग्री बना रहा है। तो फेलियर प्लेन का जो एंगल होता है विद द हॉरिजॉन्टल द शियर पैरामीटर CN5 निकालना है। तो फेलियर प्लेन पर जो एंगल होता है बीटा वो दिया हुआ कितना, बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ मेरा 50 डिग्री। तो बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5/2। तो इसको अगर निकालते हैं तो यहाँ से 5 का वैल्यू निकालते हैं। बीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 45 प्लस 5/2, 5 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से बीटा 50 दिया हुआ है, 50 = 45 प्लस 5/2 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 का वैल्यू मेरा 10 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से देख लिए कि 5 का जो वैल्यू होगा C5 का वैल्यू निकालना है ना, सी और 5 का वैल्यू निकालना, तो 5 का वैल्यू मेरा 10 डिग्री आ गया। अब बचा सी का वैल्यू निकालना। सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 1 दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा 1। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा = सिग्मा 3 tan स्क्वायर, इसको बड़ा में लिखते हैं, सिग्मा 1 = क्या होता है सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। सिग्मा 3 0 दिया हुआ है, यहाँ से इसको कर सकते हैं कि ये टर्म मेरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 2c tan 45 प्लस 5/2,
तो 45 + 5/2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका बीटा 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से सी निकल जाएगा, तो सिंपल आ गया सिग्मा इज इक्वल टू 2c tan बीटा। इसको सिग्मा 100 दिया हुआ है, 2c tan 50, tan 50 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से, सी का वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ से, तो सी का वैल्यू मेरा निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, सी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो सी बराबर मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो सी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 tan 50। इसको सॉल्व कर रहा है, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है सी का वो 41.9 के आसपास आ रहा है, 41.9। तो ऑप्शन देख लेते हैं मेरा इसमें 41.9 और सी, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर पर मीटर लेंथ ऑन द रिटर्निंग बॉल विद द स्मूथ वर्टिकल बैक एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने बोल रहा है पर मीटर लेंथ में ऑन द रिटर्निंग बॉल विद द स्मूथ वर्टिकल बैक, वर्टिकल जो बैक है वो स्मूथ है, सो इन फिगर। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका, तो फार्मूला जो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर का के इज इक्वल टू हाफ, सॉरी के नहीं, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है के ए हाफ गामा एच स्क्वायर, ठीक है, के हाफ गामा एच स्क्वायर। के का वैल्यू 30 डिग्री है, फाई का के बराबर कितना हो जाएगा हम लोग जानते हैं क्या, के का वैल्यू निकालते हैं। के का वैल्यू अगर निकालते हैं तो के एक्टिव में क्या होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। इसको सॉल्व करेंगे 30 डिग्री के लिए, तो 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व किए तो मेरा 1/3। के का वैल्यू 1/3 आ गया। गामा दिया हुआ मेरा, गामा दिया हुआ, तो पी एक्टिव अगर निकाला जाए तो हाफ पी एक्टिव का वैल्यू निकाला जाए, पी एक्टिव अगर निकाला जाए तो 1/2 इंटू के हो गया 1/3, गामा दिया हुआ है 2, एच कितना दिया हुआ मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से तो 3 इंटू 9, तो पी ए का वैल्यू जो आ गया मेरा पी ए इज इक्वल टू 3 इंटू 9 बोले तो 27, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सिंपल यही था फार्मूला, याद रखना पी एक्टिव इज इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, इसी फार्मूला में बैठा करके निकाल देना, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक क्ले लेयर 5 मीटर थिक इन द फील्ड टेक्स 30 डेज टू अटेन 50% कंसोलिडेशन। कह रहा है कि 50% कंसोलिडेशन में 30 डेज लगाता है विद कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज। जब डबल ड्रेनेज है तो टाइम कितना लग रहा है 30 डेज। तो पूछ रहा है इफ द सेम क्ले लेयर अनड्रेन्ड बाय हार्ड रॉक देन द टाइम टेकन। अनड्रेन्ड बाय हार्ड रॉक का रहा मीन्स वन टाइम ड्रेनेज होगा, मीन्स वन साइड के लिए ड्रेनेज होगा। तो हम लोग जानते हैं टी सिंगल जो होता है 4 टाइम्स होता है टी डबल का। जो टाइम लगता है सिंगल ड्रेनेज में, तो सिंगल ड्रेनेज है तो उसमें जो टाइम लगता है वो 4 टाइम्स होता है किसका, डबल ड्रेनेज का। ये कहाँ से आता है, तो ड्रैग आता है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सी वी इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है टी वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी। डी जो होता है, डी का जो वैल्यू होता है h/2 होता है फॉर डबल ड्रेनेज के लिए, और h होता है यही। अगर सी बी का जो फार्मूला हम लोग देखें टी वी डी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ठीक है, डी बराबर जो होता है h होता है किसके लिए, फॉर सिंगल ड्रेनेज के लिए, और डी बराबर h/2 होता है किसके लिए, फॉर डबल ड्रेनेज के लिए। तो यहाँ से निकालेंगे जो टाइम जो होता है वो सिंगल ड्रेनेज में 4 टाइम्स हो जाता है किसका, टाइम डबल ड्रेनेज का। तो इसी फार्मूला पे हम लोग बनाते हैं। हम लोग देखें क्या कि टी सिंगल ड्रेनेज का टाइम जो होता है सिंगल ड्रेनेज में कितना हो जाता है 4 टाइम्स हो जाता है किसका, टाइम इन डबल ड्रेनेज का। तो डबल ड्रेनेज में टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम जो होता है डबल ड्रेनेज का 30 डेज लग रहा है, तो सिंगल ड्रेनेज का पूछ रहा है कितना होगा। तो टाइम इन सिंगल ड्रेनेज कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 300 बोले तो 1200, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रेक्टेंगुलर footing दिया हुआ 1 मीटर 2 मीटर इज प्लेस्ड एट द डेप्थ ऑफ 2 मीटर इन द सैचुरेटेड क्ले। वी हैव द अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ दिया हुआ, मीन्स की व्यू का वैल्यू 100 दिया हुआ है। यहाँ से सी का वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन द नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट पूछ रहा है कितना होगा, तो नेट अल्टीमेट पूछ रहा है, नेट अल्टीमेट कितना होता है स्कैम्पटन में CNC होता है,
नेट अल्टीमेट अगर पूछा जाए तो CNC होता है, ठीक है। तो CNC, सी का वैल्यू नहीं पता, NC का वैल्यू नहीं पता, सी का वैल्यू निकालने के हम लोग क्या जानते हैं, अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिबल दिया हुआ है तो QU इक्वल टू 2C होता है, ठीक है। तो Q बराबर 100 दिया हुआ है तो 2C, तो C का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 50। तो हम लोग देख लिए कि C का वैल्यू कितना आ गया 50, ठीक है। यूनिट यही रहेगा किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी का ठीक का वैल्यू निकल गया। अब बचा NC का वैल्यू निकालते हैं किसके लिए, NC का वैल्यू स्केम्पटन में, NC का वैल्यू जो होता है स्केम्पटन में फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग है। रेक्टेंगुलर फुटिंग में क्या होता है 5 1 प्लस 0 इसका एक बड़ा फॉर्मूला है वो देख लेते हैं क्या होता है। NC जो होता है रेक्टेंगुलर के लिए, NC जो होता है रेक्टेंगुलर के लिए 5 ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 B/L ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ L हो गया तो ऊपर में D होगा, ठीक है। यहाँ L डायगोनली याद रखना है, B नीचे B आ जाएगा तो 0.2 D डिवाइड बाई B, ठीक है। इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं। B का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना, B का दिया हुआ है 1, L दिया हुआ है मेरा, L दिया हुआ लेंथ 2, क्योंकि 1 इंटू 2 का मेरा फुटिंग दिया हुआ था रेक्टेंगुलर फुटिंग, L मेरा 2 हो गया। D डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना दिया हुआ, डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरा 2 दिया हुआ, तो इसी फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। देख लेते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग 2 मीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ मेरा 2 मीटर और विड्थ दिया हुआ 1 मीटर। यहाँ से NC का वैल्यू निकालेंगे तो 5 ब्रैकेट कितना फॉर्मूला होता है तो 0.2, यहाँ B हो जाएगा B/L फर्स्ट वार्ड में, और सेकंड वार्ड में जो होता है मल्टीप्लाई में ही, तो 1 प्लस 0.2 D डिवाइड बाई B। एक बार में नीचे डायगोनली याद रखना है इसको B/L। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो 7.7 आ रहा है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि C का वैल्यू मेरा 50 आ गया और NC का जो वैल्यू आ गया वो 7.7 आ गया। तो हम लोग Q अल्टीमेट निकाल सकते हैं, Q नेट अल्टीमेट निकाल सकते हैं, कितना होता है CNC, तो CNC मेरा 50 हो गया और NC का वैल्यू हो गया तो 7.7। इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा वैल्यू 385, ठीक है 385, दैट इज 385C। तो यहाँ से देख लिया मेरा C का वैल्यू 85 होगा। सिंपल फार्मूला यही था, CNC इक्वल टू Q नेट अल्टीमेट, ठीक है। C का वैल्यू निकाल लो, NC का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। 30 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रिक्शन पाइल इज इम्बेडेड, 30 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ 10 मीटर, लेंथ दिया हुआ जो इम्बेडेड हुआ वो 10 मीटर into a homogeneous consolidated deposit. Unit adhesion developed between the clay and pile soft is 4 meter. CU का वैल्यू दिया हुआ, एडिशन फैक्टर दिया हुआ, द सेफ लोड फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ, तो सेफ लोड पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि Q जो अलावल अगर देखा जाए तो अल्टीमेट जो होता है इसमें अगर फ्रिक्शन पाइल के लिए देखा जाए तो अल्फा C ए फ्रिक्शन एरिया ऑफ फ्रिक्शन एरिया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना, अल्फा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 0.7, तो यहाँ से पुट करते हैं 0.7। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ तो 4, एरिया कितना होता है फ्रिक्शन के लिए देखा जाए तो फ्रिक्शन एरिया जो होता है, जो फ्रिक्शन एरिया लगेगा वो कितना पे लगता है, इसका जो पेरीमीटर हो गया उस पर फ्रिक्शन लगेगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा πD हो गया, ये फ्रिक्शन जो पेरीमीटर एरिया जो हो गया मीन्स कह सकते हैं सरफेस एरिया होगा पाइल का वो, तो πD इंटू L इसका एरिया हो गया। तो QA निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फा CAS कितना हो जाएगा ये मेरा πDL। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फ्रिक्शन जो लगता है वो पाइल का वो सरफेस एरिया पे लगता है, जो बाहर का सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा πD इसका पेरीमीटर इंटू लेंथ जितना एम्बेडेड किया है, तो नीचे एम्बेडेड किया है मेरा लेंथ L एम्बेड किया है तो उसके लिए L हो जाएगा, तो πD इंटू L एरिया हो जाएगा, D पता है, L पता है, पाई पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, C 4 दिया हुआ है, अल्फा मेरा 0.7 दिया हुआ है, D मेरा 30 मीटर दिया हुआ है, L 10 दिया हुआ है। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो QU का वैल्यू निकल जाएगा, तो QU निकल जाएगा यहाँ से, तो QU निकल रहा है वो मेरा आ रहा है 26.4, लेकिन पूछ रहा है फैक्टर अलाउड पूछ रहा है, अगर सेफ पूछ रहा है सेफ पूछ रहा है, सेफ लोड कितना होगा तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा Q अलाउबल, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 था, तो 26.5 डिवाइड बाई 2.5, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद मेरा लगभग 10.55 आ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका 10.55 दैट इज C। कुछ नहीं करना था, Q अल्टीमेट का फॉर्मूला याद रखना, अल्फा CAS। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि एरिया जो निकालना है वो होता है πDL, ठीक है। D का वैल्यू दिया हुआ, L का वैल्यू दिया हुआ, अल्फा पता है, C पता है, यहाँ से निकाल लेंगे QU, और जब QU निकल जाएगा तो Q अलाउबल जो होगा वो QU डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इन द केस ऑफ बेल फाउंडेशन ग्रिप लेंथ क्या होता है? ग्रिप लेंथ जो होता है, ग्रिप लेंथ बिलो द टॉप लेवल में, टॉप लेवल से नहीं होता है, लेंथ बिलो द बॉटम ऑफ द वेल कैप टू कटिंग एज नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मिनिमम स्कोर लेवल, डेप्थ बिलो मिनिमम स्कोर लेवल, मैक्सिमम स्कोर लेवल्स होता है, मिनिमम से नहीं होता, मैक्सिमम से होता है। डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल, मैक्सिमम स्कोर लेवल से जो होता है उसी को बोलते हैं ग्रिप लेंथ। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर इफ द एज हाइट ऑफ द बॉल फ्रिक्शन बॉल एबव द डिग्रेड लाइन क्यू इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस यूनिट कॉन्वर्जन। पहले फिगर देख लेते हैं क्या कर रहा है। अच्छा, ये पूछ रहा है फिगर, इसमें पूछ रहा है डी प्योरली कोहेसिव सॉइल, जो कोहेसिव सॉइल के लिए होता है उसका डायग्राम कौन सा होता है? कोहेसिव सॉइल। अगर ये जो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए पूछ रहा था, कोहेसिव सॉइल का जो इसका होता है, कोहेसिव सॉइल में जो इसका डायग्राम बनेगा, इस तरह से हम लोग देखे भी थे पहले भी, इस तरह से बनता है कोहेसिव सॉइल में, ऊपर का पोर्शन और नीचे का जो बनता है वो इस तरह से रहता है। ठीक है, कोहेसिव सॉइल के लिए। सैंडी सॉइल में जो बनेगा, सैंडी सॉइल में इस तरह से बनता है, मीन्स ट्रायंगुलर शेप का। तो कोहेसिव सॉइल पूछ रहा है, कोहेसिव सॉइल में, तो कोहेसिव सॉइल का ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। तो एक तरह का बन रहा है मेरा, दैट इज सी जो इसका है, सी जो है इस तरह से मेरा फॉर्मेशन हो रहा है जो कोहेसिव के लिए है। ठीक है, अगर सैंडी में पूछता तो सैंडी सॉइल के लिए मेरा ये हो जाता सैंडी के लिए। कोहेसिव पूछ रहा है तो कोहेसिव के लिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये याद रखना, कोहेसिव में जो होता है इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। राफ्ट फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंडी सॉइल, द मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट, अच्छा मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड लिमिटिंग मैक्सिमम सेटलमेंट एज कम्पेयर विथ इंडियन स्टैंडर्ड। मैक्सिमम कितना होता है और लिमिटिंग कितना होता है, किस में पूछ रहा है? राफ्ट फाउंडेशन किसके लिए? सैंडी सॉइल के लिए। तो सैंडी सॉइल में हम लोग जानते हैं कि सैंडी सॉइल में कम होता है किससे? क्ले से। ठीक है, और मैक्सिमम क्ले में कितना हुआ था मेरा राफ्ट फाउंडेशन में? 65 से 100 होता है क्ले में। तो ऑप्शन देखा जाए तो 40 और ये तो हो गया मेरा क्ले के लिए। ठीक है, 25 to 40 to 60 ये होता है सैंड के लिए। तो सैंडी के लिए पूछ रहा था, तो सैंडी के लिए मेरा डी हो जाएगा आंसर। ये याद रखना, जो 40 और 65 to 100 होता है राफ्ट के लिए ये होता है, और मैक्सिमम सेटलमेंट 40 mm होता है। तो ये क्ले के लिए हो गया। अगर क्ले का पूछता तो ये हो जाता, लेकिन सैंडी पूछ रहा है तो सैंडी में मेरा डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिग्निफिकेंट डेप्थ पूछ रहा है। द सब सॉइल एक्सप्लेन प्रोग्राम दैट टर्म सिग्निफिकेंट डेप्थ। सिग्निफिकेंट डेप्थ क्या होता है वो पूछ रहा है। तो सिग्निफिकेंट डेप्थ जो होता है द विड्थ, सिग्निफिकेंट डेप्थ क्या होता है? द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ होता है फाउंडेशन का। नहीं, सिग्निफिकेंट डेप्थ विड्थ नहीं होता, ट्वाइस दैट विड्थ ऑफ फाउंडेशन। हाँ, 2 भी हो सकता है। इसका जो सिग्निफिकेंट डेप्थ एक सिक्योर डेप्थ होता है, जहाँ पे कहीं भी फाउंडेशन फेल नहीं करे, उसको बोलते हैं सिक्वेंट डेप्थ। तो ये हो सकता है द डेप्थ वेयर द एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 20%। 20% से लेस हो, 20% से लेस होता है जब 1.5 भी रहे तब। ठीक है, 20% से लेस होता है जब 1.5 भी रहे तब। लेकिन यहाँ पे 2 भी होता है तो 2 भी के लिए 10% होता है। 2 भी के लिए 10% से लेस होना चाहिए। 20% किसके लिए होता है? 1.5 बी के लिए, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्वाइस होता है। तो इसके लिए जो होगा लेस देन 10% होगा, लेस देन 10%। तो अब अगला ऑप्शन देखिए दे रहा है इसमें, द डेप्थ ऑफ द वेयर एडिशनल स्ट्रेस इंटेंसिटी इज लेस देन 10%। तो 10% सही हो जाएगा और ट्वाइस सही होगा। 2 बी के लिए, 2 बी के लिए होता है सिक्वेंट डेप्थ जो होता है 2 भी होता है। अगर यही 1.5 भी रहता तो जो स्ट्रेस होता है 20% से लेस होता। तो इस तरह से ये गलत है, मेरा 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 और 4, 5 भी सही है। तो हार्ड रॉक लेवल, हाँ हार्ड रॉक लेवल नहीं होता ये, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरा सही जो हो गया वो ट्वाइस हो जाएगा, मीन्स 2 बी के लिए होता है, और स्ट्रेस जो होता है वो 10% से लेस होगा। तो वो मेरा 2 और 4 सही हो गया। 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं किस में, 2 और 4 मेरा डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकस्ट्रम सॉइल। लेकस्ट्रम सॉइल कैसे होता है? लेक से हमको याद रखना, लेक से याद होता है लेक बेड में, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक्स ये है कि लेकस्ट्रम सॉइल के लिए याद करने के लिए लेक से याद करेंगे लेक बेड में, दैट इज बी इसका सही हो गया। ठीक है, यहीं पे और अगर देखना है रिवर के द्वारा जो होता है वो एलुवियल सॉइल हो गया। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय ग्लेशियर के जो होता है वो ड्रिफ्ट सॉइल होता है। ठीक है, रिपोर्टेड बाय सी, तो हम लोग ये भी देख लिए कि रनिंग वाटर जो होता है, रनिंग वाटर के द्वारा जो बनता है वो एलुवियल सॉइल होता है। ग्लेशियर के द्वारा होता है वो ड्रिफ्ट सॉइल होता है। अगर ग्रेविटी के द्वारा होता है तो टॉलस सॉइल या कोलुवियल सॉइल होता है।
अगर यहीं पे ग्रेविटी रहता, ग्रेविटी की वजह से क्या होता, टलस सॉइल या फिर कोलोवियल सॉइल। कोलोवियल सॉइल जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं लेक स्ट्रीम के लिए लेक में होता, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट ऑफ द क्लासिफाइड फाइन ग्रेन सॉइल सो इन फिगर। ठीक है, तो एक प्लास्टिसिटी चार्ट दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो एरिया एक्स रिप्रेजेंट, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूछ रहा। तो आप लोग जानते हैं कि जो ए लाइन है, ए लाइन से ऊपर जो रहता है वो क्ले रहता है, और नीचे जो रहता है वो सिल्ट रहता है। जो ए रहता है, जो क्ले लाइन, ए लाइन से ऊपर जो होता है वो क्ले होता है, और नीचे जो होता है वो सिल्ट होता है। ठीक है, 35 से 50 वाटर कंटेंट में रहेगा तो इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर में हो गया क्ले, नीचे हो गया सिल्ट, और अगर 35 और 50 के बीच में वाटर कंटेंट है तो क्या होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। तब ऑप्शन देख लें क्या कर रहा था, ये क्या होगा, ये मेरा, ये सबसे पहले तो क्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगर वाटर कंटेंट से देखा जाए तो ये 35 और 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये याद रखना, इंटरमीडिएट हो जाएगा। और 35 से नीचे रहता है तो इसको लो बोलते हैं, और 50 से ऊपर आता है तो इसको हाई बोलते हैं। इसको एच से इंडिकेट करते हैं, इसको एल से इंडिकेट करते हैं, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, इंटरमीडिएट को। ठीक है, तो एल हो गया लो में, आई हो गया इंटरमीडिएट में, एच हो गया हाई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा, 50 नंबर क्वेश्चन है। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि विंड के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको एओलाइन सॉइल कहते हैं। विंड के द्वारा फॉर्मेशन होता है वो एओलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसका हाई डेंसिटी होता है, जो विंड एओलाइन सॉइल जो है इसका जो डेंसिटी होता है हाई होता है, हाई डेंसिटी होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। तो देख लेते हैं, पहला कहता है सॉइल हैज लो डेंसिटी, नहीं लो डेंसिटी नहीं होता, लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, नहीं लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता। इस तरह से ये मेरा गलत हो गया। तो सॉइल इज डिपोजिट बाय विंड, विंड के द्वारा डिपोजिट होता है। तो सॉइल हैज लार्ज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है। तो जो एओलाइन सॉइल जो होता है, एओलाइन सॉइल का जो बनता है उसका जो परमेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, 2 सही है, 1 गलत है, और 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 मेरा किस में दिया हुआ, दैट इज बी में दिया हुआ। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व किए, 350 हो गया टोटल। तो 300 से लेकर के 350 तक हम लोग सॉल्व किए। हम इस 50 क्वेश्चन इस पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से इससे आगे का सॉल्व करेंगे। हम इस 351 से आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इस पार्ट को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो यहीं पर इसको अंत करना है। तब तक इस पार्ट को पूरा देखिए।